श्रीनगर में एनकाउंटर खत्म हो गया है। इस एनकाउंटर में लश्कर-ए-तौयबा का टॉप कमांडर अबरार नदीम और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक किया गया। मलूरा में यह एनकाउंटर कल दोपहर के बाद शुरू हुआ और आज सुबह सवेरे यह एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस ने जारी करदा अपने प्रेस बयान में लिखा है कि शाहराह पर हमला करने वाले मिलिटेंटों के बारे में मुसद्दक़ा इत्तला मिली। मुसद्दक़ा इत्तला पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने मुश्तरका तौर पर शाहराह पर नाके लगाए। कल ही दोपहर पारिमपुरा नाके पर एक गाड़ी को रोका गया जिसमें अबरार नदीम था। पिछली सीट पर बैठे अबरार ने अपना बैग खोलने की कोशिश की और एक दस्ती बम निकाला। नाकापाटी तेजी से हरकत में आ गई और उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया। ड्राइवर और अबरार को पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां उनकी पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान उसके कब्जे से एक दस्ती बम और एक पिस्तौल बरामद हुआ। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक तफ्तीश के दौरान अबरार ने इंकशाफ किया है कि उसने अपने AK-47 राइफल मलूरा में वाक़ एक मकान में रखी हुई है। उसके फौरन बाद वहां मुश्तबा मकान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया। अबरार को हथियार बाजियाब करने के लिए इस मकान में ले जाया गया। जब सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी ने असलहे को बाजियाब करने के लिए घर में दाखिल हुए तो उसका एक साथी जो पाकिस्तानी था, जिसके बारे में अबरार ने कुछ जाहिर नहीं किया था, घर में छुपकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। इस दौरान सीआरपीएफ के 3 एहलकार जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में फिर पाकिस्तानी मिलिटेंट के साथ लश्कर-ए-तौयबा का टॉप कमांडर अबरार नदीम भी मारा गया। जाए वक़ूफ़ से गोला बारूद के साथ 2 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक अबरार दीगर मिलिटेंटों के साथ साथ मुतादिद हलाकतों में भी मुलव्वस था। उधर लोगों को एनकाउंटर के मकाम न जाने से मुतल्लिक़ पुलिस ने वहां पर बैनर चस्पा किए जिन पर लिखा है कि आगे खतरा है क्योंकि इस मकान के आसपास बारूद हो सकता है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, एनकाउंटर खत्म हो चुका है और इस एनकाउंटर से मुतल्लिक पुलिस ने बयान भी जारी किया है। जी मुनज़्ज़ा, जिस तरीके से कल ये एनकाउंटर शुरू हुआ था और अबरार नदीम को जब कल दोपहर के बाद पकड़ा गया था और उसके बाद जो पुलिस ने अब प्रेस रिलीज जारी किया है उसके मुताबिक जब उन्हें पूछताछ हुई और उन्होंने वहाँ AK-47 राइफल जो थी उनकी, उन्होंने उसमें कहा था कि वो एक मकान में छुपी है, तो जब वहाँ उनको लाया गया और वहाँ पे एक और मिलिटेंट, पाकिस्तानी मिलिटेंट छुपा बैठा था, तो उस दौरान जब वहाँ वो अंदर गए तो वहाँ से फायरिंग उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर की है और इस तरह ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। और कुल मिला के जब रात भर ये फायरिंग जो है वो जारी रही है और इस दौरान जो दोनों मिलिटेंट हैं उनको मार गिराया गया है। और इसके बाद अभी हम ग्राउंड जीरो पे ही थे और वहाँ पे जो पुलिस है, आर्मी है, उन्होंने बाज़ाब्ता जो मकान है, इस मकान में छुपे थे और उसके इर्द गिर्द बाज़ाब्ता उसको सैनिटाइज किया गया है। उस मकान को बोर्ड चस्पा किए गए हैं। लोगों से ये सलाह दी जा रही है कि वो मकान के पास न जाएं क्योंकि उसमें आसपास जो जितनी भी रात भर जो फायरिंग हुई है, गोलाबारी हुई है, क्योंकि उसमें ऐसे भी शल होते हैं जो अभी वहाँ जिंदा रहते हैं और इस वजह से लोगों से कहा गया है कि वो मकान के नज़दीक न जाएं। और इसके साथ साथ पुलिस ने सैनिटाइज भी किया है और साथ साथ जो अबरार नदीम है वो नारवल का रहने वाले है, उसके साथ साथ जो नारवल एरिया है वहाँ पे पुलिस के नाके लगाए गए हैं और ताकि कोई रोनमा वाक़ा पेश ना आए। और इस तरह जो पुलिस का कहना है कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से इससे पहले भी नेशनल हाईवे पे कई बार हमले हुए हैं और बताया जा रहा है कि उसमें अबरार नदीम ही मुलव्वस था और इस तरह जो ये है कि पुलिस के मुताबिक एक बड़ी कामयाबी उनको मिली है। बिल्कुल मुनीर, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू के संजवान आर्मी ब्रिगेड में ड्रोन देखा गया है। बीती शब फौज को एक और ड्रोन नजर आया। कल भी ड्रोन दिखाई दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू के संजवान आर्मी ब्रिगेड में ड्रोन दिखाई गया है। बीती शब फौज को एक और ड्रोन नजर आया है। आपको बता दें कल भी ड्रोन दिखाई दिया था, हालांकि उस पर फायरिंग भी की गई थी लेकिन वो बच निकलने में ड्रोन कामयाब हो गया था। अब आज भी जो है जम्मू के संजवान आर्मी ब्रिगेड में ड्रोन देखा गया है। मजीद तफसीलात के साथ जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताया कि लगातार कल भी जिस तरह से ड्रोन देखा गया था आज भी ड्रोन देखा गया है, सिक्योरिटी के हवाले से काफी तशवीशनाक खबर। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और बिल्कुल सही बात है कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। आज जो पहले मैं डिटेल दूँ थोड़ी, ये सुंदवा का ब्रिगेड है, आर्मी ब्रिगेड है, वहाँ पे सुबह आज तड़के तकरीबन 3
से 3.5 के बीच में जी। एक ड्रोन देखा गया है जो कि बहुत ऊपर की हाइट पे था। तक कहा जा रहा है कि सफेद लाइट्स वहां से आ रही थी और ये 5 से 10 मिनट तक गश्त करता रहा उस जी। आर्मी जो सुंदवा का ब्रिगेड कैंप है। उसके बाद आर्मी ने कोई रिटेलिएशन नहीं की और उसके बाद ये ड्रोन वहां से चला गया। तो जाहिर तौर पर ये पिछले अगर 2 दिन की बात करें तो लगातार ये दूसरी बार हुआ है कि ये ड्रोन देखे गए। कल भी कालोचक में कालोचक में 2 ड्रोन देखे गए थे। तो जाहिर तौर पर आपने सही कहा, बहुत ही तशवीशनाक की बात है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, क्योंकि पहले ही हमने देखा इतवार के शब को जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में धमाके करके वहां पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई मिलिटेंट्स की तरफ से, और अब दोबारा ये ड्रोन बराबर तब से देखे जा रहे हैं। लगातार तीसरे ये वाक़ा हुआ है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत तशवीशनाक बात है। और खासकर जिस तरह से अब NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी अब इसको जो IF स्टेशन का जो धमाका हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जम्मू से लेकर दिल्ली तक मीटिंगों का दौर चलता रहा है। और कल ही हमने देखा कि NSG के कमांडोज जो थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडोज, उन्होंने मोर्चा संभाला है हर एक कैंप के आसपास जो एंटी ड्रोन गन्स लेकर उन्होंने वहां पे मोर्चा संभाला है। लेकिन फिर भी ड्रोन बराबर देखे जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग प्राइवेटली ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो फोटो जर्नलिस्ट हैं और बाकी लोग हैं जिनको जो ड्रोन शादियों या बाकी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा गया है कि वो फिलफोर इनको उस एक्टिविटी को बंद करे, क्योंकि हालात बहुत खतरनाक हो रहे हैं। और अगर इस तरह से हालात चलते रहे तो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो एक्सपोज हो जाएगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी ये मानते हैं कि ये एक बड़ा और नया टेक्नोलॉजी मिलिटेंट की तरफ से अपनाई गई है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। और दुश्मन मुल्क हमारे जो सिक्योरिटी पिकेट्स हैं, कैंप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको जिस तरह से वो ड्रोन उड़ा रहा है उनके ऊपर, ये आगे के लिए बहुत एक तशवीशनाक बात हो सकती है। तो उसके लिए निपटने के लिए सिक्योरिटी के हवाले से काफी तशवीशनाक खबर है, क्योंकि जिस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, माना जा रहा है कि अब नई तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है पड़ोसी मुल्क की जानिब से। समीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। ईडी ने अनिल देशमुख को तलब किया है। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल देशमुख को तलब किया है। अनिल देशमुख से आज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला है अनिल देशमुख। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी ने अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। आपको बता दें, पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स ने ये कहा था कि अनिल देशमुख ने उनसे पैसा वसूली के लिए कहा था। मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ इस वक्त अमित जुड़ चुके हैं। अमित, ये बताएं कि लगातार अनिल देशमुख पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। क्या आज अनिल देशमुख से ईडी की पूछताछ होगी? देखिए, निश्चित तौर पे आज दूसरी बार सम्मन भेजा गया है। 11 बजे उन्हें बुलाया गया, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है क्या देशमुख ईडी दफ्तर जाएंगे, क्योंकि शनिवार को बुलाया गया था लेकिन उनके वकील पहुंचे, उन्होंने समय मांगा, एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया है, जिसके बाद आज दूसरी बार उन्हें सम्मन भेजा गया है। क्योंकि अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, उनके दोनों सहयोगी जो है, उनके जो निजी सहायक है और निजी सचिव है, उनको पहले ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि जो धन शोषण हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसमें उन दोनों ने बराबर की भागीदारी निभाई है। दूसरी बात यह है कि कुछ बार मालिकों से भी ईडी ने पूछताछ की थी। उन्होंने मांगा है कि 4 से 5 करोड़ रुपए जो है सचिन वजह को दिए गए थे और वो पैसे जो है अनिल देशमुख तक पहुंचाए गए थे। तो कहीं न कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। और जिस तरह से शुक्रवार को जो है दूसरी बार जो है उनके कई ठिकानों पर रेड भी मारी गई, उसमें भी कई सारे अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जो है ईडी के हाथ लगे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आज जो है अनिल देशमुख पेश होते हैं कि नहीं होते हैं। बिल्कुल, आज देखना होगा कि अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए पेश होते हैं या नहीं। अमित, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वबा के दौर में चारधाम यात्रा के इनेकाद पर उत्तराखंड हुकूमत और हाई कोर्ट के बीच टकराव की सूरत पैदा होती मालूम हो रही है। यात्रा पर रोक लगाए जाने के अदालत के फैसले को बालाए ताक रखते हुए हुकूमत ने ताज़ा गाइडलाइन जारी की है।
यात्रा 2 मरहलों में होगी और पहला मरहला 1 जुलाई से शुरू होगा। ताज़ा गाइडलाइन की रूह से यात्रा में शामिल होने के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी होगी। मजहबी प्रोग्राम बराह रास्त नश्र करने की हिदायत भी अदालत ने दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों अदालत ने अमरनाथ यात्रा की मनसूखी का हवाला देते हुए कहा था कि उत्तराखंड हुकूमत को 4 धाम यात्रा मुलतवी या मनसूख कर देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने से कोरोना के फैलने का अंदेशा है। उत्तराखंड से हमारे नुमाइंदे दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, उत्तराखंड हुकूमत और हाईकोर्ट के बीच पर यहाँ में टकराव देखने को मिल रहा है। साफ तौर से हाईकोर्ट का कहना था कि यात्रा को या तो मनसूख किया जाए या तो डिले किया जाए या फिर रोक दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड हुकूमत ने गाइडलाइंस जारी की है यात्रा के लिए। बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला था तीरथ रावत गवर्नमेंट का कि हम 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करेंगे, खासतौर पर 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए जहां 4 धाम पड़ते हैं, और 11 जुलाई से हम यात्रा शुरू करेंगे पूरे स्टेट के लिए। लेकिन कल नैनीताल हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इस पर रोक लगा दी कि आपकी तैयारियां पूरी नहीं है और आप वहां पर फिलहाल ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करिए, और वो व्यवस्था किस तरीके की होगी ये भी आप हाई कोर्ट को जल्द से जल्द बताइए। लेकिन कल देर रात की अगर कहें तो लगभग 9 बजे के आसपास एसओपी जो जारी हुई उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कहा गया कि 4 धाम यात्रा होगी। यानी एक तरफ कोर्ट की रोक और दूसरी तरफ सरकार का कहना कि यात्रा होगी, इससे कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हुए हैं। वहीं कैबिनेट के फैसले पर हाई कोर्ट की रोक, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और न्यायपालिका के बीच में एक टकराव की स्थिति पैदा सी होती दिख रही है। लेकिन अब देखना होगा कि गवर्नमेंट इस बात का क्या जवाब देती है कि उन्होंने एक तरफ हाईकोर्ट की रोक के बीच एसओपी क्यों जारी की। बिल्कुल, एक तो तैयारी मुकम्मल नहीं है, उस पर यात्रा के लिए गाइडलाइंस जो है जारी कर दी गई है और यात्रा के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है, लेकिन क्या ये यात्रा कहीं कोविड स्प्रेडर की तरह का न पेश आए, इसके लिए उत्तराखंड हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी होगी। बेहद शुक्रिया दीपांकर आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में तब्दीली मजहब मुखालिफ एहतजाज किया जा रहा है। सिख हजरात मुस्लिम रहनुमाओं से सिख लड़कियों के मसले को हल करने के लिए पेशकदमी की अपील कर रहे हैं। सिखों ने इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी और सिख लड़कियों के मसले को उठाया था। कुछ मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने उनके साथ यकजहती का इजहार किया है और इस मसले को फिरकावाराना रंग नहीं देने की बात कही है। वहीं मुस्लिम लीडरों ने इस बात को दोहराया है कि कश्मीर में सिख और मुसलमान साथ मिलकर रहते हैं और कुछ लोग जानबूझकर इस वाक़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासरुल इस्लाम ने कहा है कि सिख बेटियों के मसले को हर मुमकिन में हल करने की कोशिश की जाएगी और फिरका परस्त ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मेरे साथ वादी और वादी से बाहर के कुछ मुख्तदर साथियों, दोस्तों जिनका ताल्लुक हमारी सिख बरादरी से है, उनके साथ गुफ्त शुनीद का मौका मिला। उन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया और मुझे महसूस हुआ कि अगर जज्बात और एहसासात को काबू में न रखा गया तो दोनों फ़िरक़ों के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ होने का एहतिमाल है। मैं सिख कम्युनिटी के ज़िम्मेदारान से ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए न किसी को मजबूर किया जा सकता है और न किसी पे दबाव डाला जा सकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू ड्रोन धमाके की जांच एनआईए को सौंपी गई है। वजारत दाखिला ने जांच एनआईए को सौंप दी है। जराये के हवाले से यह खबर है, एनआईए की टीम जल्द जम्मू पहुंचेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू ड्रोन धमाके की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। वजारत दाखिला ने जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम जल्द जम्मू पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान पार्टी की मरकजी क़यादत के लिए दर्द सर बना हुआ है। हालांकि इस मसले को हल करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। इस बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे कबल सिद्धू सहरुकनी पैनल के सामने भी अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। पंजाब के वज़ीर-ए-आला अमरिंदर सिंह भी पैनल से मुलाकात कर चुके हैं। अमृतसर से हमारे नुमाइंदे राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, नवजोत सिंह सिद्धू अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलते हैं तो क्या मामला हल हो सकता है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिद्धू जो कि फिलहाल पटियाला में रह रहे हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर बाद जो है वो मुलाकात करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, क्योंकि 2022 में जो पंजाब विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले जो खुद जो कांग्रेस के लीडर, जो कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस के ही बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके जो बगावती सुर हैं, बागी सुर हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो नवजोत सिद्धू भी पिछले कुछ दिनों से जो है मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर, उनके जो कामकाज है उस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि 2022 से पहले बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों से वायदे हमने किए थे 2017 में, वो पूरे नहीं हुए। तो उसी के चलते सभी जितने भी लीडर हैं पंजाब के, उनको दिल्ली में तलब किया गया था। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जितने पंजाब के सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे मुलाकात की। तो आज नवजोत सिंह सिद्धू को भी वहां बुलाया गया है, बातचीत की जाएगी। और कोई ये भी संभावना लग रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेवारी पंजाब कांग्रेस में दी जा सकती है। और आज ये नवजोत सिंह सिद्धू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, पर क्या ये मामला मुलाकात के बाद हल होगा, वो देखने वाली बात होगी। राजीव, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, कोरोना के कहर की नजर कई घर हो गए। दूसरी लहर में लाखों अफराद हलाक हो गए। मरीजों की बड़ी तादाद ने तिब्बी सहूलियात की पोल भी खोल दी। बेड न मिलने और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी हजारों अफराद की मौत हुई। आंध्र प्रदेश कोरोना से अब तक 12,630 अफराद की मौत हुई है। कोरोना मुतासरीन की माली मदद देने की मांग टीडीपी कर रही है। पार्टी इन मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर रही है। टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी लीडर और कारकुनान रियासत भर में एहतजाज करेंगे। पार्टी कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को 10-10 लाख, जबकि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को 25-25 लाख मुआवजे का मुतालबा कर रही है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, टीडीपी की कई मांगे हैं, क्या उन मांगों को लेकर जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो किसी तरह का पॉजिटिव रिस्पांस दे सकती है? हाँ मोनोजा, देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की जो अपोजिशन पार्टी है आज बड़े पैमाने पे यानी 175 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन रहे, वहाँ पे पूरी तरह से एक रोजा जो है ना धरना दीक्षा जो है ना वो कर रही है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू जो है ना 10 बजे से 1 बजे तक जो पार्टी ऑफिस में जो है ना एहतजाज करेंगे। उसके साथ ही पूरे 175 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है असेंबली के, वहाँ पे पूरी तरह से धरना दिया जाएगा। वहाँ दूसरी जगह पर भी जहाँ सड़कों पर बाहर आके एमआर ऑफिस और आरडीओ ऑफिस के सामने भी प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। जहाँ के मेन जो डिमांड है वो कोविड के मुताबिक कोरोना से जो मौत हुई उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है ना मरकजी हुकूमत से तरफ से दी जा रही असिस्टेंट के एक्सग्रेशिया के साथ जो है ना स्टेट गवर्नमेंट की 10 लाख रुपए देने की मांग की जा रही है। वही दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और ऑक्सीजन की मिलत से जो अस्पतालों में मौत हुई, तिब्बी सहूलियात जो है ना फराहम होने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई उनके फैमिलीज को जो है ना पहले खाना को बिल्कुल। इसहाक, टीडीपी की मांग है कि कोरोना मुतासरीन को आंध्र प्रदेश की हुकूमत मुआवजा दे। इसहाक, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग का आज भोपाल में इनकाद होगा। भोपाल मंत्रालय में होने वाली काबीना की मीटिंग वर्चुअल न होकर बल्कि एक्चुअल तरीके से होगी। 11:30 बजे होने वाली काबीना मीटिंग में 1 दर्जन से ज्यादा तजावीज पर गौर किया जाएगा। काबीना मीटिंग में कोरोना कहर में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को लेकर हुए नुकसान पर काबीना के जरिए राहत पैकेज देने की तजवीज पर गौर किया जाएगा। काबीना मीटिंग में 1 जुलाई से रियासत में फिर शुरू किए जाने वाले सहरोजा कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर भी गौर किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, मध्य प्रदेश काबीना की अहम मीटिंग होने जा रही है, किन तजावीज पर गौर किया जाएगा? यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा एक अहम मीटिंग है, और मीटिंग इसलिए भी है कि 1 जुलाई से हुकूमत एक बार फिर से जो है कोरोना टीकाकारी को लेकर महाअभियान शुरू करने जा रही है। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक महाअभियान होगा, क्योंकि 21 जून को जो महाअभियान चलाया गया था उसमें मध्य प्रदेश ने एक रिकॉर्ड दर्ज किया था, और मध्य प्रदेश में 16,95,592 लोगों को टीका लगाया गया था, जो मुल्क में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, और मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया था। तो हुकूमत जो है फिर से जो तैयारी कर रही है, और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ साथ जिसमें एक खास तैयारी की जा रही है कि खवातीन के लिए अलग से पिंक
बूथ बनाए जाएंगे जहाँ पर खवातीन को टीका लगाएंगे। वहाँ पर मर्दों को जो है मना किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे भी सामने आए कि मर्द जो है वहाँ पर दाखिल हो जाते हैं और खवातीन उससे परहेज करती हैं। तो यहाँ पर इस मामले को भी जो है हुकूमत के जरिए तय किया जा रहा है कि खवातीन में टीकाकारी के रुझान को बढ़ाने के लिए उनको अलहदा से सेंटर बनाया जाए। और वहीं पर जब कोरोना कहर की बात करते हैं तो हमने देखा कि दूसरी लहर में जहाँ ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी तो वहाँ पर ऑक्सीजन यूनिट को जो बहुत सारी जगहों पर इंडस्ट्रीज की बंद कर दिया गया था। तो हुकूमत एक बड़ा पैकेज देने की जो है उस पर तैयारी कर रही है। तो आज की मीटिंग में उस पैकेज को लेकर जो है ऐलान किया जा सकता है। मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानी का हक है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।